नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जैसे जैसे लोग मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हाईटेक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए तरीके के साइबर फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। या फिर यूं कहें कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वैसे वैसे ही ठग भी एडवांस होते जा रहे हैं। आजकल एक नए फ्रॉड का ट्रेंड सामने आया है, वह है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें आरोपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के नाम पर लाखों के ठगी कर रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के एक के बाद एक कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर, प्रोफेसर या रिटायर्ड बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। इस नए हथकंडे से ऐसे लोगों की मेहनत की कमाई एक झटके में उड़ा ली जाती है। हाल ही में वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजों ने 7 करोड़ रुपए ठग लिए थे। और अब तो हद हो गई है, आगरा में एक महिला शिक्षक को उनकी बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान बेटी के बदनामी के डर के चलते हार्ट अटैक से महिला की मौत हो गई। कुल मिलाकर साइबर क्राइम का नया हथियार डिजिटल अरेस्ट अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साइबर अपराधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय पर हम आज अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे। मुद्दा है साइबर क्राइम का कहर। तो मध्य प्रदेश में ठगी ने ठगी का एक नया तरीका अपनाया है। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठग ऑनलाइन लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और पल भर में लाखों रुपए उड़ा लेते हैं। बीते कुछ समय में राज्य में साइबर ठगी की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये लोग खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और संबंधित के खिलाफ कोई बड़ा मामला होने की बात कहकर धमकाते भी हैं। जिस फोन के जरिए संपर्क करते हैं उस पर पुलिस की वर्दी वाले अधिकारी की तस्वीर नजर आती है, जिससे व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता है। इस तस्वीर को देखते ही पीड़ित डर जाता है और ठगी का शिकार हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की साइबर ठगी का शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ हर दिन करीब 17 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हो रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक छोटी सी खास रिपोर्ट। एमपी में साइबर अपराधियों का आतंक, डिजिटल अरेस्ट बना ठगी का नया हथियार। आगरा की रहने वाली टीचर मालती वर्मा के मोबाइल पर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी लगी फोटो वाले नंबर से 8 मिनट में 10 व्हाट्सएप कॉल आए। हर बार धमकी मिली कि बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। साइबर ठगों ने मालती वर्मा को 4 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। साथ ही धमकी दी कि अगर 1 लाख रुपए तुरंत नहीं भेजे तो उनकी बेटी का वीडियो वायरल कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान मालती को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। हालांकि सिर्फ आगरा ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। 13 सितंबर 2024 उज्जैन में एक रिटायर्ड अफसर को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर पॉर्न वीडियो और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी। 26 जुलाई 2024 ग्वालियर में प्राध्यापक की पत्नी और पूर्व महिला मेडिकल ऑफिसर को वीडियो कॉल पर 22 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख की ठगी। जुलाई 2024 इंदौर की एक कंपनी सेक्रेटरी युवती को जालसाजों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 7 लाख रुपए ठगे। जुलाई 2024 विदिशा के एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपए की ठगी। 24 जून 2024 भोपाल में रिटायर्ड लेक्चरर को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी। अप्रैल 2024 इंदौर की एक डॉक्टर दंपत्ति को 53 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 9 लाख रुपए की ठगी। वहीं भोपाल जिला साइबर अपराध सेल के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक 9 महीनों में साइबर अपराधियों ने भोपाल के लोगों को लगभग 42 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान साइबर सेल को कुल 4204 शिकायतें मिली हैं। 2024 में ठगी की रकम 2023 के कुल आंकड़ों को पार कर गई है। साल 2023 में भोपाल में ही कुल 26 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। इतना ही नहीं, शहर में हर रोज लगभग 17 लाख रुपए की साइबर ठगी हो रही है। इन दोनों जब कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, उसका रिप्लाई कैसे करते हैं? क्या रिप्लाई जल्दबाजी में कर रहे हैं
क्या हम वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं और क्या जो वो फैक्ट कह रहा है, बोल रहा है, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ये हम नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि हर कॉल पे हमारे साथ धोखा होने का, हमारे साथ फ्रॉड होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर डिजिटल युग में साइबर अपराधी लोगों को ठगने का लगातार नया पैतरा आजमा रहे हैं। तो वहीं साइबर क्राइम पर लगाम लगाना पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही साइबर क्रिमिनल भी नई तकनीक से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं शैलेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, एडिशनल डीसीपी क्राइम हैं, शोभित चतुर्वेदी जी हैं, आईटी गुरु हैं, रोहित जैन हैं, हाई कोर्ट एडवोकेट इंदौर से हैं, अजय त्रिपाठी एक्सिक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, पहले आपसे ही, चूंकि भोपाल का मामला है, मैं जानना चाहूंगा कि कोई एक आध उदाहरण आपने भोपाल में या आपके जो क्षेत्र में हो वो पकड़ा हो, दिलचस्प हो, वो बता दे। फिर उसके बाद हमारे दर्शक किस तरह से इस ठगी का शिकार होने से बचे, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि भोपाल में प्रतिदिन 17 लाख की ठगी हो रही, प्रतिदिन। चौहान साहब, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि साइबर ठगी रोकने का एकमात्र और अकेला तरीका है वो है जागरूकता, आपकी सावधानी, आपकी चैतन्यता, आपकी चौकन्नापन और आपकी बुद्धिमत्ता। क्योंकि साइबर दो तरीके से होता है साइबर फ्रॉड, या तो कहीं से आपको कॉल आता है, फ़ोन आता है, या फिर आपके पास कोई मैसेज आता है जी। मैसेज सोशल मीडिया से हो सकता है, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स उनसे हो सकता है, या मेल से माध्यम से हो सकता है। आप उसको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, उसमें किस तरह रिप्लाई करते हैं, उसको कैसे उस पर भरोसा करते हैं और कितना आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। जितने भी डिजिटल के उदाहरण दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें किसी ने इस बात का कोशिश करने को की होगी कि खुलासा समझने की क्या जो एलिगेशंस फर्जी सामने वाला लगा रहा है वो सही है नहीं है, उसको समझ ही नहीं दिया। क्या आपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में ये बात जानने की कोशिश करी कि मेरा बेटा अगर कुछ गलत कर रहा है, किसी फर्जी पुलिस वाले का फ़ोन आ रहा है, फर्जी किसी एजेंसी का फ़ोन आ रहा है, तो क्या मैं उस पर क्या करूँ? आप छोटा सा मोबाइल खरीदने जाते हैं, छोटा प्रोडक्ट खरीदते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं, पैसे कम कराने का प्रयास करते हैं, 4 जगह व्यूज़ लेते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, छोटी बीमारी में सेकंड ओपिनियन लेते हैं। आपने तो पैसे देने से पहले 1 सेकंड नहीं लगाया। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये जागरूकता से संभव है, क्योंकि एक मोबाइल उसके पास है, एक मोबाइल आपके पास है। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि टेलीकॉम जो कंपनियाँ हैं, अविश्वास का माहौल बन रहा है मोबाइल्स के और कम्युनिकेशन के प्रति, तो ये उनके लिए बाद में नुकसानदायक होगा और उन्होंने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया, इसमें सुधार लाने का प्रयास नहीं किया, इन ठगों के या इस तरह के जो नंबर्स हैं। एक तो ये, दूसरा लगातार साइबर क्राइम हमारा प्रयास का, भोपाल साइबर क्राइम लगातार, आप समाचार पत्रों में, टीवी में देखते होंगे कि रोज़ सोशल मीडिया पर रोज़ कोई ना कोई बड़ी सफलता लेके आता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले हम लोगों ने करीब 8 गिरफ्तारी की, करीब 6 लेयर पे हमने काम करके करीब 5 स्टेट से हमने ये लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें 46 लाख रुपए की ठगी का मामला आया था, जिसमें ड्रग्स के नाम पर मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम से पैसे की ठगी गई। रोज़ कोई ना कोई हमारी टीम सफलता लेकर आई। पर आप देखिए, एक मोबाइल आपके पास है, एक मोबाइल जो सामने वाला फ्रॉडस्टर उसके पास है, कम्युनिकेशन में कोई नहीं है। बीच में अगर है तो आपका बुद्धिमत्ता, आपका इंटेलिजेंस, आपकी सोच, आपकी जल्दबाजी, आपकी हड़बड़ी, आपकी गलतियाँ, इसी से ही ये फ्रॉड होता है। मेरा साफ मानना है कि कई बार तो जो ऑफर्स आते हैं, लालच आते हैं, उसमें फंसना। एक और इसके बहुत तगड़ा चल रहा है कि आप त्यौहार के मौसम आ रहे, गिफ्ट आपको वो आएगा, पार्सल, कोई भी कंपनी पार्सल देगी, आपसे बोलेगी पार्सल आया है। कई बार लोग खुश हो जाते हैं कि यार मेरे बिना बुक करे पार्सल आ गया, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं लिंक क्लिक करिए, आपने लिंक क्लिक करी, आपका मोबाइल वहाँ से एक्सेस होना शुरू हो गया, उन्होंने OTP लिया, पैसे निकाल लिए। आपको ये समझना पड़ेगा कोई व्यक्ति आपको क्यों गिफ्ट भेज रहा है, क्यों आपके पास ये आ रहा है। ये बहुत इससे ज़्यादा मात्रा में चल रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट है, ये अभी नया है और कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है ट्रेंड्स के बारे में बताऊँ ये। तो एक बार फिर से दर्शकों को जानना चाहेंगे, पार्सल आया आपके पास, फिर पार्सल में एक लिंक भेजी जाती है कि आपका पार्सल है, आपका पार्सल लौट जाएगा, आप ये लिंक क्लिक करके डिटेल OTP भर दीजिए, डिटेल भर दीजिए। आप लिंक क्लिक करोगे, OTP आपके पास आएगा ही नहीं जी। OTP जिसने लिंक भेजी वो मोबाइल आपको एक्सेस करेगा।
तो इस तरह, तो जहां तक मेरा ये कहना है कि जो एंड टू एंड आप दोनों के बीच में कोई नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो बीच में आपके कम्युनिकेशन को रोके समझे कुछ करे। आपको ही जागरूकता लाना पड़ेगी, आपको ही समझना पड़ेगा जो मोबाइल यूज़र हैं, जो जिस हम डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, वैसे ही मैं करीब 10 साल पहले डिजिटल लिटरेसी की बात करता था, शायद कम लोग समझते थे। ये हमको समझना पड़ेगा, एक महामारी है, हर एक आदमी पीड़ित है, हर एक को समझ लानी पड़ेगी मोबाइल इस्तेमाल करने की, मैसेज को समझने की, उस पर रिप्लाई करने की, और वही एक तरीका है जो हम इसमें बच पाएंगे। मैंने उदाहरण दिया कि हमने जो पिछली बार डिजिटल अरेस्ट के मामले में करीब चेन्नई से अरेस्ट किए हम लोगों ने। क्या मामला था वो? इसमें एक पार्सल आया था किसी व्यक्ति के पास है, उसने उसको ये बताया, उसमें जो मैसेज आया था, फ़ोन आया था कि आपके जो पार्सल आया है उसमें ड्रग्स हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। अब उन्होंने बिना वेरीफाई करे, वैसे इतने कॉन्टेक्ट हमारे होते हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच का नंबर लेके हम ऑनलाइन कहीं बात कर सकते हैं, हमें बात करनी चाहिए, लोकल पुलिस में जाके बतानी चाहिए कि सर मेरे पास ऐसा आया है कि आप पुलिस ऐसा कोई फ़ोन करती है कि ऐसा होने पे आपको इतने चांसेस क्यों दिए जाते हैं, भाई पार्सल आया पकड़ के बंद करिए। तो ये आपको करना चाहिए था, जो उन्होंने सामान्य तौर पर नहीं किया। खैर उस मामले में हम लोग 8 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं डिफरेंट स्टेट से, क्योंकि एक स्टेट्स में से कॉल आता है, दूसरे स्टेट में पैसे जाते हैं, तीसरे स्टेट से विड्रॉ होता है, ये अलग अलग स्टेट्स में मकड़जाल जो होता है। और पैसे कई बार इसमें सबसे बड़ी जो पीड़ित के लिए परेशान करने वाली थी, पैसे इसमें जो 1 घंटे के अंदर निकल जाते हैं, तो पैसे वापस कराने में बहुत ही समस्या आती है। खैर उस पर प्लेटफॉर्म पर दूसरे जाएंगे पैसे कैसे और क्या होना चाहिए, क्या सुधार हो सकता है, उस पर हम लोग लगे हुए। तो इसमें मेरा यही कहना है कि हम लोग लगे हुए, लेकिन जब तक व्यक्तिगत रूप से जो फ़ोन यूज़र है, सोशल मीडिया जो यूज़ करता है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करेगा, सावधानी का उपयोग नहीं करेगा, चिंतन मनन नहीं करेगा, सोचेगा समझेगा नहीं, तो ये किसके खतरे बने रहेंगे। और ये बात है कि ये जागरूकता संभव और बढ़ेगा। ये आप 10 साल पहले देखेंगे तो बहुत OTP भर मांगा जाता था जी। अब बहुत सारे तरीके आ गए जिस पे किसी भी तरह आप हो सकते, तो आपको बहुत सावधानी की जरूरत आगे पड़ेगी जी। चलिए, इसमें शोभित जी, मोबाइल कंपनियां जो है वो सिक्योरिटी देने की बात करती हैं, बिना, आप इसके एक्सपर्ट हैं, OTP नहीं आता है फिर भी पैसे कैसे निकल जाते हैं, जबकि बिना OTP आए पैसे नहीं निकलने चाहिए। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ हो गई है कि OTP जो बाईपास होता है, क्योंकि वो आपका फ़ोन पहले से ही हैक कर देते हैं, और जिस कारण से OTP आपके पास आता तो है पर वो आपको विजिबल नहीं होता है जी। आपको बाद में दिखेगा, बैंक बताइए आपके पास ही गया है, लेकिन वो बीच से वो लोग उठा लेते हैं और उसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन करते हैं। कैसे उठा लेते हैं वो, मतलब वो इसमें एक्चुअली क्या, मोबाइल को वो एक लिंक भेज के हैक करते हैं, उसको हैक करने के बाद उसको जब रिमोटली एक्सेस करके फिर वो जो OTPs या जो उसकी लिंक आ रही है वो उसको ग्रैब करके उठा लेते हैं। ऐसा संभव है जी जी। तो ऐसा संभव इसलिए क्योंकि हम लोग अपने एक्चुअल के मोबाइल में एंटीवायरस नहीं रखते, हम फ्री के चक्कर में रहते हैं कि ये लिंक आ रही है, इसको ले लो, डाउनलोड कर लो। जहाँ लालच करी वहाँ आप वर्चुअल वर्ल्ड में आपने जहाँ लालच करी, आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होंगे। आप पेड वर्जन लें, आप अपना मोबाइल का एंड्रॉयड अपडेट करते रहें, आप अपने गूगल स्टोर से चीज़ें डाउनलोड करें, और किसी अन्यथा किसी की बात पे भी वर्गलाए नहीं। ये मत सोचे कि ये फ्री मिल रहा है या वो फ्री मिल रहा है। जहाँ फ्री आया समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होंगे। देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूँ। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी लखनऊ मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिजिटल अरेस्ट हुए, ठगे गए करीब 1,73,00,000 जी। अधिकारी जी। इसी तरह कॉलेज के प्रोफेसर 15 दिन में डिजिटल अरेस्ट रहे, 87 लाख ठगे गए। क्या इन सब में उनको 15 दिन वो कमरे के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको चेन्नई हो, बंबई हो, कहां से, यहां से हम जांच कर रहे हैं, आप बैठे रहिए। क्या इतने पढ़े लिखे लोग, घर वालों को नहीं मालूम? इस तरह की बातें रोज आ रही ठगी के शिकार। और सीधे सीधे अभी ओसवाल जी का मामला सामने, हालांकि आपके शैलेंद्र सिंह जी के सहयोगियों ने करीब पकड़ लिया और 5 करोड़ के लगभग बरामद भी हो गए, जल्दी ही मिल जाएंगे, लेकिन 2 करोड़ गए। ऐसे लोग क्यों, कैसे फंस जाते हैं और इनको कैसे बचना चाहिए शोभित जी? देखिए क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक्चुअली टारगेट करते हैं जो एक अच्छे अधिकारी हों या बुजुर्ग थोड़े से हों, जिनको चीज़ें, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि डिजिटल साक्षरता एक्चुअल मेन चीज़ है कि डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, जो कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि हमको पता ही नहीं हमें करना क्या है। एक्चुअल एक एज के बाद आके थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज होता है कि करना क्या है। और दूसरी चीज़, क्योंकि एक ओहदे पे है व्यक्ति, पुलिस को देख के डर जाता है, और वो लोग इस तरीके से, जैसे आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि वो घर के बाहर कोई चूड़ी साफ करने आता है और महिलाओं को वो
बेहोश करके पूरी चूड़ियां ले आता था। एक्चुअल वो ये काम यहाँ कर रहे हैं कि वो वीडियो कॉल करके आपको इस तरीके से डराते हैं कि आप उनके चुंगल में फंस जाते हो, कहीं ना कहीं आप अपना पैसा गवा बैठते हैं। चलिए हम आएंगे अब फिर से चौहान साहब के पास, लेकिन एक बार चलते हैं हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जैन साहब। जैन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? रोहित जैन जी मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर जी। जैन साहब सबूत मांगे जाते हैं कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में हैं, इस तरह के साइबर ठगी के सबूत किस तरह से आते हैं? और जो साइबर ठगी के जो लोग होते हैं, ठग होते हैं, क्या आपने बहुत सारे प्रकरण देखे होंगे, उनका केस लड़ा होगा कि वो अरेस्ट हुए हैं, उनको सजा मिली है, नहीं मिली है, या कैसे बच जाते हैं वहां भी कोर्ट में? देखिए सर, बिल्कुल ऐसे प्रकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे पास रेगुलर ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें हमारे पास कई बार पीड़ित भी आ रहा है और कई बार ऐसे अपराधी भी आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अपराध उन्होंने करे हैं और उन्हें कचहरी की गया। जी। अब जब मैं बताऊं कि सर जब पीड़ित हमारे पास आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया बैंक कर्मचारी हैं, तो 90% डेटा अरेस्ट के जो केस है सर, उसमें हमेशा प्रोफेशनल व्यक्ति ही हमारे सामने आ रहा है। अभी मेरे पास रिसेंट में इंदौर के बहुत फेमस सीए हैं, उनके साथ अभी 80 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। ऐसे ही रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स हैं। सो सबसे जो बड़ा कंसर्न है जब हम बात करते हैं सबूत की, सो जैसे कि हम कहें कि दूसरी जब हम रेगुलर केसेस, रियल वर्ल्ड के जो केसेस हैं, उनमें हम सबूत की बहुत महत्व होते हैं, ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी सबूत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैन साहब थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको, आपके आगे पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है जिससे हमारे दर्शक आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुन पा रहे। जी। सो ऐसे जो सर क्राइम होते हैं जिसके अंदर डिजिटली रूप से अपराध किया जाता है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि सर जिस नंबर से आपको कॉल आ रहा है, जिस ईमेल आईडी या जिस नेटवर्क के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी जो है वेबएक्स मीटिंग या ऐसे कई सारे जो ऑप्शंस होते हैं, स्काइप मीटिंग्स या जूम कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सो उन कॉल्स की जो लिंक्स होती है, और सेकंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है बैंक जिन अकाउंट बैंक के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। सो इमीडिएट पुलिस क्या करती है सर, जैसे पुलिस के पास कंप्लेन आती है और कि ऐसा कोई अपराध घटित हुआ है जिसके अंदर किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर उसके डिजिटल अरेस्ट करके उससे पैसों की मांग कर ऐसा फ्रॉड किया है, वहां पर सबसे पहले इमीडिएट बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लिया जाता है। बैंक अकाउंट को फ्रीज करने में यह फायदा होता है कि जो पैसा उस अपराधी के खाते में गया है, उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करने से उसकी रिकवरी पॉसिबल हो जाती है। जैसे कि लगभग अभी 5 से 6 महीनों में जब से ये डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण शुरू हुए हैं, इंदौर में लगभग मैंने ही 15 करोड़ रुपए लोगों के वापस दिलाए भी हैं जो फ्रॉड में उनके साथ गए थे। सो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर सर ये हो जाता है कि इसमें जो आदमी डर जाता है और वो पुलिस के पास नहीं जाता। जी। कि जब हम लोग ऐसे विक्टिम से जब मैं 1-to-1 बात करता हूं कि आपके साथ जब ये इंसिडेंट हुआ तो आपने क्यों पुलिस को कॉल नहीं करा, या क्यों आपने अपने जो साथी हैं या परिवारजन है उनसे बात नहीं की, तो उन्हें ये डर रहता है कि सर हमें ऐसा डर बनाया जाता है कि अगर आपने कॉल करा तो आपको इमीडिएट अरेस्ट वारंट के थ्रू हम आपको फिजिकल अरेस्ट कर लेंगे। अभी तो हमने डिजिटल अरेस्ट कर रखा है, हम आपको फिजिकली भी अरेस्ट कर लेंगे। सो ऐसा डर। दूसरा सर प्रोफेशनल लोगों के साथ आता है बदनामी का डर। उन्हें रहता है कि ऐसा ना हो कि मेरी बदनामी हो जाए, और मेरी बदनामी के डर से सर वो किसी से शेयर नहीं करते। फिर जब तक वो शेयर करते हैं, जब तक हो सकता है कि वो लोग अपराधी जो है वो नंबर्स को बंद कर लेते हैं, वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, और या खाते में से पैसा कहीं और अकाउंटों में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इमीडिएट अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो वहां पर रिलीफ मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस भी बढ़ जाया करते हैं। नहीं तो जैन साहब, जैसे आपने कहा कि कुछ ठग है जो जालसाज है उनको आपने सजा भी दिलवाई है, और कुछ पीड़ितों के आपने पैसे भी लौटाए, तो ये पीड़ित कहाँ के थे? इंदौर के थे। और जालसाज कहाँ के थे? सर ये लगभग जैसे अभी राजस्थान का क्षेत्र हुआ, हमारा बंगाल का क्षेत्र हुआ, उड़ीसा के क्षेत्र हुए, यहाँ कर सर लगभग ज्यादातर पीड़ित निकल रहे हैं। नोएडा के क्षेत्र में भी वहां से निकले थे। अभी जो 2 प्रकरण जिसके अंदर पुलिस ने अरेस्ट करा है, उसमें नागपुर से सर 4 आरोपियों को अरेस्ट करा है जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, और इंदौर में और एक प्रकरण है जिसके अंदर हैदराबाद से भी आरोपियों को पकड़ा गया। नहीं, ये आपने कहा इस समय उड़ीसा, बंगाल और नागपुर इस तरफ ये जालसाज ज्यादा फैले हुए। एक्चुअली सर इसमें होता यह है कि कभी भी कोई जो फ्रॉडस्टर व्यक्ति होता है, ये लोग जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो ये अपने स्टेट के लोगों का डाटा इकट्ठा नहीं करते, ये लोग करते हैं दूर के स्टेट के व्यक्ति का डाटा इकट्ठा करते हैं और उसे चीट करते हैं, जिस कारण से अगर वो व्यक्ति कंप्लेन करने भी जाता है तो पुलिस उस तक पहुंचे उसके पहले वो भाग जाए या उसके पहले वो अपने सेफ जोन में चले जाए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टेट के जो लोग हैं उन्हें चीट नहीं करते। अगर बंगाल का व्यक्ति होगा तो मध्य प्रदेश के व्यक्ति को चीट करेगा,
तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति होगा तो बंगाल उड़ीसा वालों को चीट करेगा। नहीं, आपने कहा कि आपने 15 करोड़ पीड़ितों के दिलवाए हैं। ये 15 करोड़ क्या उन ठगों के खातों से मिल गए हैं या कोई कंपनियों के थ्रू दिलवाए हैं, जैसे कोई दूसरी फोन कंपनी हो या बैंक का हो, उनसे आपने दिलवाया है क्या पीड़ितों को? इसमें सर ऐसा होता है कि जब भी कोई पुलिस के पास शिकायत आती है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए एक 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हेल्पलाइन नंबर है और एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे अगर व्यक्ति जैसे ही कंप्लेन करता है या पुलिस के पास जाता है तो हमारे भारतीय कानून में 94 धारा और 91 और 102 सीआरपीसी, इन धाराओं के तहत जो भी सस्पेक्ट है, जिस भी व्यक्ति के खाते में वो सस्पेक्ट पैसा गया है, फ्रॉड का पैसा, उस खाते को डेबिट फ्रीज किया जा सकता है। अब डेबिट फ्रीज करने में सर ये होता है कि वो व्यक्ति के खाते में अगर उसने पीड़ित से 5 लाख रुपए अपने खाते में भिजवा लिए हैं फ्रॉड करके, तो वो 5 लाख रुपए का यूज नहीं कर सकता, वो पूरा उसका खाता फ्रीज हो जाता है। फिर वो जैसे ही वो खाता फ्रीज होता है तो हम कोर्ट में एक आवेदन पेश करते हैं, धारा 497/503 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि ये जो पैसा हमारे साथ फ्रॉड करके लिया गया है, ये हमारा पैसा है और हमने इस थ्रू से ये पैसा हमने कमाया हुआ था, हमारे बैंक में था और आरोपियों के द्वारा, फ्रॉडस्टर के द्वारा फ्रॉड करके हमसे ये पैसा लिया गया है। और ये पैसा जिसके बाद कोर्ट वो आदेश करती है बैंक को, जो फ्रॉडस्टर की बैंक होती है, उसको एक आदेश किया जाता है कि इस पैसे को आप पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करिए। जी चलिए अजय त्रिपाठी जी, एक बार फिर मैं चौहान साहब के पास जाऊंगा, लेकिन क्या बढ़ता विज्ञान, बढ़ती टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं अभिशाप भी बनती जा रही है? अजय जी। नहीं, असल में देखिए, ग्लोबल विलेज की जिस परिकल्पना में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल विलेज बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल विलेज होता जा रहा है, आईटी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, पर जिस तेज़ी से प्राइवेट सेक्टर में या ये कहिए कि अपराधियों के सेक्टर में काम हो रहा है, उस तेज़ी से हम लोग काम नहीं कर पा रहे, चाहे हमारा पुलिसिंग सिस्टम हो या हमारा एडमिन का सिस्टम हो या जुडिशरी का सिस्टम हो। आज भी जुडिशरी में जब बात करें या पुलिस में बात करें या एडमिन में बात करें, उतने एक्सपर्ट उस लेवल के नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा सरकारों को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तेज़ी से अपराध घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी तेज़ी के साथ साइबर थाने खुल गए, हमारे पास साइबर एक्सपर्ट बहुत सारे अगर दें तो नए ढंग से भर्तियां हों, नए ढंग से एक्सपर्ट रखे जाएं, तो शायद जब कंट्रोलिंग होगी, मुझे लगता है कि कोई अपराध हुआ उस पर तेज़ी से कंट्रोलिंग हुई, तो शायद इन समस्याओं का जो एक स्टाइल बढ़ती जा रही है वो थोड़ी कम होगी। जी चौहान साहब, एक बार फिर से आपसे वही जानना चाहेंगे। दर्शकों को तो आपने पहले शुरू में बताया कि किस तरह से आप सतर्क रहें तो आप बच सकते हैं। कोई एक आध दो नए तरीके जो आपके हो, जो आपने पकड़ा हो, अभी आपके कहने पे दर्शक अभी सतर्क नहीं होंगे। अचानक जिस तरह से भय दिखाया जाता है वो भय डर जाते हैं। बहुत सारे जो सेक्स रैकेट के मामले बहुत पहले आ रहे थे, 1 साल पहले तक, अब तो बंद हो गए हैं कि लड़कियों की आवाज़ में लोग बोलते हैं, फिर उनसे अलग अलग हरकत करवा के फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आए। कोई ऐसे दिलचस्प उदाहरण जो आपने पकड़े हो हमारे? अगर छोटे शहर में कितना बड़ा घटना? जी आप बोलिए चौहान साहब की बात बस। हाँ देखिए, मैं आपको इसकी गंभीरता से पहले अवगत करना चाहूँगा कि ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, साइबर फ्रॉड। हम ये नहीं कह सकते कि ये फलाना शहर, फलाना प्रदेश गढ़ बनता जा रहा, हर जगह है। बस फर्क ये है कि यहाँ के लोग 2 स्टेट छोड़ के ठगते हैं, आसपास के स्टेट छोड़ के, ताकि पुलिस आसानी से ना पहुँच पाए। दूर के स्टेट 2 स्टेट छोड़ गए, यानी एमपी में जाहिर है कि अपना छत्तीसगढ़ से, अपना राजस्थान से, गुजरात से ठगी नहीं होती। ये नहीं भोपाल से कोई ठगी नहीं कर रहा है, हमें केरल से फ़ोन आता है भोपाल में ठगी हो रही, हम कैसे पहचानें? हम जब किराए से मकान देते हैं, सबको मालूम है कि वो जो फ्रॉड होगा ज़्यादा पैसे देगा, हम लालच है, हमको सबको समझ में आता है, हर एक आदमी को समझ में आता है कि आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड एकदम कैसे बढ़ के बना आएगा, ये हमको समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले गंभीरता बताना चाहूँगा कि ये छोटा मोटा कोई इकोनॉमी, छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि हम ये इसको लोकलाइज कर दें, किसी स्टेट से, किसी देश से, किसी प्लेस से जोड़ दें। हर जगह है, इसका कॉमन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबकी अवेयरनेस से और इसकी गंभीरता समझ के आगे काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपने बोला कि नए नए मामले, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। एक पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके क्षेत्र के हैं, क्योंकि आप साइबर क्राइम भी पूरी तरह से देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। मुझे मालूम है आपके साथ 5-6 साल पहले भी मैं कई बार इसी स्टूडियो में बैठा हूँ। आपने उन दर्शकों को बताया, पीड़ितों को बताया। अजय सिगोली जी हमारे साथ है। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपके साथ किस तरह से ठगी हुई और क्या अभी ठग पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या कारण था, किस तरह से ठगी हुई, थोड़ा बताएंगे? सर, मेरे साथ उन्होंने ठग करने की कोशिश की थी। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ ठगी करने की कोशिश की थी। जी हेलो जी। लेकिन वो एक्चुअली कर नहीं पाए थे। मैं उसको समझ गया था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं।
तो वो लोग जैसे कि बड़ी कंपनी की IPR कॉल पे फोन करते हैं, जैसे कि पेडेक्स हो गया, तो पेडेक्स से फोन आया था। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अजय जी, फिर मैं बाद में आपसे तकनीकी हेलो। कारणों से आपकी आवाज, आप नेटवर्क पे नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं फिर आपसे बात करूंगा। जी चौहान साहब। तो मैं ये गंभीरता बताना चाहूँगा, जब हम गंभीरता समझेंगे तो उसको सारे नागरिकों को, सारे जिम्मेदार लोगों को हमको इसमें पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल, सामाजिक रूप से इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। जैसे हम कोरोना की महामारी के बारे में लोगों को बताते थे, क्योंकि ये कोई भी किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इसमें ना सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, पुलिसिंग कुछ नहीं कर सकती, और डिपार्टमेंट कुछ नहीं करते, सब लोगों को एक साथ, जनता को खुद जागरूकता के साथ प्रयास करने पड़ेंगे, ये मेरा। दूसरा, आपने बात कही कि नए ट्रेंड और इंटरेस्टिंग ट्रेंड। आप सोचिए इससे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या हो सकता है कि आदमी 15, 20, 30 दिन तक पैसे डालता रहा है, और फिर जब वो 30 दिन बाद पुलिस के पास जाता है, तो आप सोचिए कि वो पैसा कैसे रुकेगा, कैसे बचेगा। ये बड़ा समस्या है। ये जब मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दिया, लोग डर की बात कर रहे हैं। चलो, कितनी बार अपन लोग मुहिम चलाते हैं हेलमेट लगाने की, कितने लोग डर के हेलमेट लगाते हैं, कितने लोग जो रेड लाइट पे पुलिस से डर के रुके रहते हैं, एक भी वायलेशन नहीं होता। देखिए, कहीं ना कहीं और चीजें इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं। जैसे आपने बोला OTP बाने की टेक्निकल बात पूछी कि OTP कैसे जाता है और लिंक कैसे शेयर, दो चीजें होती हैं। एक सिंपल सा फोन आता है आदमी के पास, भाई मेरा OTP आपके मोबाइल पे चला गया है। दिमाग लगाना चाहिए कि आपका किसी का OTP आपके पास क्यों आएगा? अगर आए तो उसको बोलिए तू दे रहे मन पर दोबारा OTP ले ले। अब उसने कहा कि साहब ऐसा करो, ये OTP भेजने के लिए आप मुझे *121# पे और नंबर डायल कर दो। अब आपने जब ये कहा तो ये सीधा SMS फॉरवर्डिंग का आपका बाय डिफॉल्ट नंबर है, इससे आपके SMS फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो SMS फॉरवर्ड हो जाए। दूसरा, आपने लिंक क्लिक करी तो वो एनी डेस्क पे आपका रिमोटली मोबाइल एक्सेस करता है जी। तो अब आपके SMS आएंगे तो उसको SMS दिखेंगे, क्योंकि रिमोटली एक्सेस कर रहा है आपको जी। ये चीजें आपको अपने से समझ नहीं पा। ये मामला, जब ये आपने कहा कि पहले जो सेक्सटॉर्शन वाला रैकेट होता है, जो लड़कियां न्यूड होकर फोटो खिंचाती थी, फिर आपको वीडियो भेज देती थी, मुझे बहुत लोगों को फोन आते हैं, मैं साफ बोलता हूँ नंबर ब्लॉक कर दीजिए। आपने कुछ किया ही नहीं है, आप शामिल नहीं हुए हो, तो आपको पैसे देने की आवश्यकता क्या है जी? ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पे, भले ही फ्रॉड हो, लेकिन बदनामी की इसके बाद क्या गारंटी है कि वो वायरल नहीं करेगा पैसे लेने के बाद? यही तो इसमें सब मामलों में ये हो रहा है जी। इसके बाद क्या गारंटी है? आप एक बार सलाह तो लिए, सेकंड ओपिनियन तो लिए अपने करीबी मित्र, परिचित, शुभचिंतक, पुलिस, वकील, जिससे भी आप सलाह लें, एक बार सलाह तो लें, चर्चा तो करें। इतना देखिए, आपने अगर डिजिटल अरेस्ट किया, मोबाइल तो उनके पास था, वो ट्रांजेक्शन तो कर रहे थे, पेमेंट तो कर रहे थे, मुझे लगा 70-80 लाख उनके पास होंगे, पैसे कहीं से मांगे भी होंगे, लिए भी होंगे। 70-80 लाख तो कोई ना खाते में रखता ना पैसे में रखता, 1.5 करोड़ रुपए तो और बड़ा मुश्किल। सबसे बड़ा मामला जो चल रहा है वो है 48 करोड़ का दिल्ली में चल रहा है जी, इसका जो साइबर ठगी का जी। तो आप सोच सकते हैं कि अपने यहाँ मतलब इतने वॉल्यूम का नहीं है, लेकिन कहीं भी किसी जगह भी कहीं कमी नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ कि हर मामला एक नए तरह का यूनिक होता है, नए तरह का लेके आते हैं। पहले मैट्रिमोनियल के नाम पे आपको करते थे, अभी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के नाम पे देंगे। अभी एक बहुत नया फ्रॉड चल रहा है, पुराना भी हो गया, कि आप किसी भी कंपनी का कॉल सेंटर का नंबर सर्च करेंगे, आप उस कॉल सेंटर का नंबर लगाएंगे, फर्जी कॉल सेंटर का नंबर होगा, फिर आपको लौट के कॉल आएगा मोबाइल से कि आपने किसी भी कंपनी, सैमसंग का है, आपने किसी का गीजर ठीक कराया है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के लिए क्या है, आपने कोई कॉल बुक कराया, तो वो लौट के नंबर से फ़ोन आएगा, आप उसको डिटेल शेयर कर देंगे, या उसमें पैसे डाल दो आप, या लिंक क्लिक करके आप अपनी जानकारी भर दो। जहाँ आदमी ने डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा आपसे मांगा, पैसे मांगे, आपको शंका हो जानी चाहिए। तो जब तक आप ये चेतना दिमाग में नहीं लाओगे, ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। और जहाँ तक मैंने बोला कि रोहित जैन जी ने बताया कि जहाँ तक बात है कि पैसे की, इतना समय नहीं मिलता, इतने लेयर पे 8 लेयर तक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। 8 लेयर को पहुंचने में हमको कई दिन लगते हैं, जबकि 1 घंटे में पैसा निकल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं उसमें आपका जो सोशल मीडिया पे आपने वॉइस डाल रखी है, अपने वीडियो डाल रखे। आजकल AI इतना होशियार हो गया, मैं आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। ये आपकी वॉइस को, आपके फेस रिकग्निशन, आपके वीडियो को आपकी वॉइस के साथ मैच करके वीडियो कॉल भी कर देंगे, आपको लगेगा वही आप बोल रहा हूं। पर लेकिन जब भी पैसे की बात, आप चौकन्ने हो जाइए।
अभी आने वाला नया तरीका बोल रहा हूँ, अभी बहुत कम शुरू हुआ है, जिसमें कि आपका वॉइस कॉल आएगा आपकी आवाज में, क्योंकि आपके पूरे वर्ड्स वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं जी, और पूरा सेंटेंस बना लेते हैं, और उस पे आपके जो वीडियो डले होते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप तो कई प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग बिना जरूरत के उस पे भी हैं, अपना इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, और बहुत सारी जगह अब आपको और हमें नहीं मालूम इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो जो आपके वीडियो को पूरा एडिट करके उसको एआई के तरीके से बना के आपके फेस रिकग्निशन से फेशियल जो आपका चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उसको क्रिएट करके और वॉइस को जोड़ देंगे। आपकी वॉइस जो कभी आपने कहीं डाली होगी, गाना डालते हैं, बात करते हैं, रिकॉर्डिंग डालते हैं, वो उठा के आपको, ये नया आने वाला है। तो क्या करवाएंगे उसमें? वॉइस आपको कॉल करेंगे, लगेगा आपकी आवाज है, वीडियो कॉल करेंगे, वो हम ही को कॉल करेंगे कि दूसरे को हम? नहीं, आपकी आवाज में आपके जो कॉन्टेक्ट नंबर देखिए। अच्छा, आप देखिए होता क्या है, जैसे शोभित जी ने बताया कि फ्री का कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप हम फट से डाउनलोड करके डालते, फ्री में मिल रही होती है, उसको अपन ने फोटोशॉप वाली ऐप डाल दी, हमने आइडियो वाली ऐप डाल दी, कोई भी ऐप आएगी तो ऐप आपका डेटा लेगी, वो पूरी परमिशन मांगती है आपके कॉन्टेक्ट में जाने की, आपके ऑडियो में, वीडियो में, डॉक्यूमेंट में जाने की, और इवन तो आपकी सेटिंग चेंज करने की परमिशन मांगती है। अगर आपने नया कैमरा डाल दिया, फोटोशॉप डाल दी, उसने परमिशन ये दे दी कि आपका कैमरा कभी बंद नहीं होगा जी, आपके मोबाइल के लॉक होने के बाद ही बंद नहीं होगा, तो वो कैमरा देखेगा आपको। अगर उसने आपका ऑडियो वाला कोई आपने डाल दिया है ऐप और उसने परमिशन सेटिंग की मांग ली कि ये बंद कभी नहीं होगा, तो जैसे लोकेशन हमेशा ऑन रहती, कई बार अगर परमिशन में डाल दें, तो ऐसे ही आपके जो ऑडियो की, आपके वीडियो की, कैमरे की अगर आपने सेटिंग उसने परमिशन दे दी कि वो सेट करेगा, बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा, ऑलवेज ऑन रहेगा, तो ये आपकी जो आवाज जा रही वो ऐप लेगी। जितनी भी ऐप है सारा ऐप आपका डेटा लेती। आपने अगर ट्रू कॉलर डाला है तो ट्रू कॉलर आपका पूरा डेटा लेगी, पूरा कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट की परमिशन मिली आपको कॉन्टैक्ट का डेटा पहुंच गया, तो आपके भाई का नंबर, पिता का नंबर, यही तो करते हैं फ्रॉड। करते क्या है, पहले आपके बच्चे को कॉल करेंगे बार बार, और बच्चे 5 बार कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, तो एक पुलिस का जो डीपी लगा फोन आएगा बच्चे के पास, बोले बेटा मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, जो ठग आपको जो फोन कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल 2-3 घंटे के लिए बंद कर लो, अन्यथा आपका मोबाइल हैक कर लेंगे। वो लड़का या जो भी है वो आदमी अपना मोबाइल बंद कर लेगा। अब उसके रिलेटिव को चूंकि कांटेक्ट में इन्होंने परमिशन ले रखी, कांटेक्ट में घुस गए उसके, तो उनके फादर मदर को फोन लगाएंगे, आपका बेटा हमारे कब्जे में है, आप चाहो तो चेक कर लो, उसका मोबाइल बंद आता है जी। प्रॉब्लम ये है कि हमने अननेसेसरी चीज़ों को हमारे मोबाइल में डाल रखा है। देखिए पहले हमारे पास पैसे चोरी होते थे, जेब में जेब कटती थी, अपन ने घर में रखना शुरू कर दिया। अब घर में जब चोरी हो तो मैंने बैंक में रखना शुरू हुआ, अब बैंक में भी चोरी होने लगे आपके पैसे, यानी एफडी तक टूट रही हैं। तो ये साइबर फ्रॉड सिर्फ एक नागरिक के साथ धोखा नहीं, बल्कि हमारा सिस्टम, हमारा डिजिटल सिस्टम, हमारा जो इकोनॉमी बढ़ रही है उस रफ्तार पे रोक लगाने का भी एक काम कर रहे हैं ये लोग। तो सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि नागरिक के साथ धोखा, बल्कि हमारे कंट्री के साथ, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम के साथ, हम सबके साथ ये अविश्वास पैदा कर रहे हैं। आजकल कॉल पे तो अविश्वास होने लगा है जी। तो एक पूरे सिस्टम में अविश्वास पैदा कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ जागरूकता जरूरी है, इनकी रुकावट जरूरी है, साइबर अपराधों पर रोकथाम बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। तो शोभित जी के पास है। अजय जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि छोटे जो सिंगरौली जैसी घटना जहाँ पर वो लड़कियों की आवाज में बना करके बुलाया गया, बहुत छोटा शहर है जबकि वो जी, वहाँ भी उस तरह से आवाज बदल करके लड़कियों को बुलाया गया, लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। बड़ी घटना, मतलब बड़े शहर में होना, बड़े क्राइम करना, छोटे शहर में जैसे घटना हुई, ये मैं बता रहा था जी। शोभित जी, तकनीकी तौर पे आपसे हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से बचे, क्या तकनीकी तौर पे अवेयरनेस, सामाजिक बुराई और बाकी सब अलग बात है, तकनीकी तौर पे आप IIT गुरु है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना इंटरनेट इतना चालू रखें जितनी ज़रूरत हो जी। कोई भी ऐसी ऐप, मैसेज या कोई भी ऐसा प्रलोभन, ये फ्री में है या अभी दिवाली आ रही है तो ये डिस्काउंट में मिल रहा है या 80% डिस्काउंट पे है, या आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स आपको SMS में आते हैं, पर आप SMS देखते नहीं हो कि ऊपर SMS में लिखा गया है। एक्चुअली होता गया, हम यही गलती करते हैं। एक बहुत महीन सी लाइन है, बहुत बारीक सी जगह है जहाँ हम स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ देते हैं। वहाँ एक छोटी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, एक्सिस की जगह एक्सिस में AXSIS होना चाहिए, लेकिन उसमें AXUS हो सकता है। हम बहुत बारीक चीज़ छोड़ देते हैं, और यही अवेयरनेस है। अगर आप अवेयर रहना चाहते हैं, अगर आप जागरूक रहेंगे, अगर आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो आप जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए जी, जिनके लिए इंग्लिश नहीं आती तो स्पेलिंग नहीं मालूम होता सर। एक्चुअली ये जिनका मोबाइल हिंदी में, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में चलाते हैं या तमिल में चलाते हैं, या जिनकी लैंग्वेज जो है वो उस लैंग्वेज चलाते हैं, तो मोबाइल उसको कन्वर्ट करके भेजता है जी। तो ये कहीं ना कहीं उसी के लिए है
कि आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है, जितने बैंक हैं या एमपीवी है या इंश्योरेंस है या जितनी भी कंपनीज आजकल हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं, टीवी पे दे रही हैं, इवन केबीसी पे आप देख रहे हो दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, आरबीआई कर रही है, इवन हमारी मध्य प्रदेश पुलिस साइबर सेल भी कर रही है। ऐसे कई चीज़ें हमको अवेयरनेस की तरफ से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम इन सब जैसे केसेस जो होते हैं इनसे बच पाएंगे। अन्यथा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको हमको एजुकेशन में भी लाना पड़ेगा। इसको हमको इंटरनेट जैसे नेटिकेट होता है एक्चुअली, एक तरीका होता है कि आपकी कैसे उसकी एटिकेट है। सबसे पहले इसलिए कहते हैं कि इंटरनेट बंद रखें, अन्यथा इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें, जब जरूरत हो तभी चालू करें, उससे आप काफ़ी बचे रहेंगे। फ्रंट कैमरे को हमेशा कवर रखें। गलती से चलिए मान लिया गलती से आपने वीडियो कॉल उठा लिया तो आप दिखेंगे नहीं, तो आपके पास एक्सटॉर्शन वाले केस नहीं हो पाएंगे या ऐसे डिजिटल अरेस्ट वाले केस नहीं हो पाएंगे। आपको फ्रंट कैमरा कवर रखना है और चीज़ों को लेके थोड़ा सा बिवेयर रहना है कि नहीं यार ऐसा हो सकता है। और ये चीज़ हम अपने पुलिसिंग में आप देखें, अगर आप कभी साइबर सेल जाएँ, स्टेट साइबर भोपाल भी जाएँ, तो वहाँ की पुलिसिंग बहुत डिफरेंट है। लोग डरते पुलिसिंग पर, आप जाके देखें पुलिसिंग में वेरी फ्रेंडली। तो आप ये कर सकते हैं, इवन ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे आप जा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा लग रहा है कि यूपीआई पे गलत ट्रांजैक्शन हो गया या आप ऐसा लग रहा है कि गलत पैसा भेज दिया है, आप घबराइए नहीं। आप संचारसाथी.in पे जाके उसमें चक्षु ऐप है, उसमें जाके अपना स्टेटमेंट डाल दे तो आपका पैसा सेटलमेंट होता है। किसमें जाके संचार साथी बताइए, इससे दर्शक हमारे नोट कर सके। संचारसाथी.in ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर एक चक्षु ऐप है जिसके अंदर यूपीआई फ्रॉड वाले जो मामले हैं वो उस पर रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट या कोई क्राइम हुआ है बड़ा, तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ज्यादा पैसा का फ्रॉड हो गया और आपके पास इंटरनेट नहीं है तो 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अन्यथा आप सबसे नियरेस्ट थाने जा सकते हैं और ऐसे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको ही सहूलियत होगी कि आपका पैसा जल्दी आपके पास आने की संभावना रहेगी। जितने जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतने जल्दी आप बच पाएंगे। ये बताइए कि दूसरे का मैंने कैमरा, माइक, थर्ड पार्टी कैसे यूज कर लेती है? एक्चुअल क्या है, हमने अपनी मोबाइल, एक्चुअली आपका मोबाइल जो स्मार्ट मोबाइल है जी, ठीक है। आपने कभी सोचा कि आप कभी कुछ सोचते हो उसके एडवर्टाइजमेंट दूसरे दिन आने लगते हैं। एक्चुअल गूगल असिस्टेंट नाम की एक चीज़ है आपके मोबाइल में, अगर आप उसको ऑफ कर दें, ऑडियो और वीडियो वाली जी, सेटिंग में जाके उसको आप ढूंढें और आपको मिल जाएगी, आप उसको बंद कर दें जी। तो आप जो बात कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं या जो आपका कैमरा है या आपका माइक है, ये डिसेबल हो जाएगा। इससे आपकी बातें दूसरी ऐप नहीं सुन पाएंगे। और दूसरी एप्लीकेशन मैनेजर में जाके अपनी सारी एप्लीकेशंस को देखें कि आपने किस किस को आपकी परमिशन दे रखी है, कैमरे की, कॉन्टैक्ट की और ये सब चीज़ों की। यूपीआई आप करते हो तो चलो यूपीआई को आप दे दो, बाकी बंद करें, क्योंकि आपने एक बार ऐप डाउनलोड करी और एक बार इंस्टॉल किया और सीधा ओके 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 डन, खत्म हो गया, खत्म। लेकिन उसमें ही आपका डेटा जाने की संभावना है, यही डेटा माइनिंग होती है। ऐसे ही ये केसेस बन रहे हैं। अगर आप देखें कि फेसबुक और व्हाट्सएप का भी बिल नहीं आता और वो आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, तो कहाँ से वो कमा रहे हैं? आपके डेटा को ही वो कहीं ना कहीं यूज़ करके कमा रहे हैं। और जो बोला जाता है कि आपका डेटा यूज़ नहीं हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं है। आपको अपने डेटे को, पर्सनल जो आप डेटा है वो आप उसको अपलोड ना करें सोशल मीडिया पे, आप अपने पास रखें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप शेयर करें, हर चीज़ हर समय हर चीज़ हम उनको आपको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, खासतौर से महिलाएं और लड़कियां, तो काफ़ी बचे रहेंगे। इवन बुजुर्ग जो हैं, आजकल सबसे मेन चीज़ है डिजिटल साक्षरता। इसके लिए सरकार को कहीं कम से कम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा एक मास में, कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर पंचायती राज, इवन ब्लॉक्स में, तहसील में, हर जगह जाके हर जगह इसको अवेयरनेस को फैलाना पड़ेगा। चाहे ये सरपंच हो, चाहे आपके ये नगर निगम हो, चाहे, क्योंकि सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी सीए के साथ हो सकता है, कोई मजदूर के साथ भी हो सकता है। मजदूर साथ होना संभावना कम है, क्योंकि उसका यूपीआई से कुछ 2-3 हज़ार रुपये शायद उड़ सकते हैं। लेकिन जितने बड़े लोग हैं, जितना आपके पास अच्छा सेलिब्रेशन है, आप अच्छे एजुकेशनल है, तो आप बिल्कुल अवेयर रहें। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो आपके साथ साइबर क्राइम होने की संभावना 99.9% है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अगर नेट बैंकिंग नहीं है किसी के पास तो देखिए, नेट बैंकिंग अलग चीज़ है। यूपीआई होना, नेट बैंकिंग होना, जैसे आजकल आधार से ट्रांजैक्शन हो जाता है। कई केसेस आधार के आए जी, तो ऐसे कई केसेस है, कई तरीके हैं, कई तरीकों से ये काम होते हैं। नहीं, अगर नेट बैंकिंग लिए नहीं है किसी ने जी, तो उसका पैसे कैसे निकालेंगे? आधार कार्ड से हो जाता है। आपके पास कार्ड होता है, उसमें सीसीवी नंबर होता है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं एक्चुअली। आप इसको लेके मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेट बैंकिंग नहीं सुरक्षित हूँ, मेरा भी निकल सकता है। देखिए, मैं आपको दूसरी चीज बताऊँ। जैसे हम 2 खाते रखते हैं, आप 2 अकाउंट रखिए। एक में आपका जैसा पैसा, उसको आप यूपीआई से अटैच ना करें, दूसरे अकाउंट को आप यूपीआई से ना यूपीआई से न किसी से अटैच नहीं है वो। आप कर सकते, एक अकाउंट अलग से रखें सेपरेट, जिसको आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं।
न यूपीआई से किसी से भी अटैच नहीं है। बिल्कुल, आप उसको मैनुअल रखें, नहीं तो फिर उसके साथ नहीं हो सकता। उसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो ना ऑनलाइन है ना कहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन कहीं से ट्रांजैक्शंस नहीं आ सकते जी। हाँ, अगर बैंक सर्वर से फ्रॉड हो तो बात अलग है, अन्यथा कस्टमर सर्वर से फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि वो लूप उसकी है ही नहीं। तो बैंक दोषी होगी। हाँ, फिर बैंक, क्योंकि ये नियम है आरबीआई का, अगर बैंक सर्वर से कुछ होता है तो वो पैसा बैंक को देना पड़ता है। रोहित जी, आपने कहा कि कुछ जो क्रिमिनल हैं, जालसाज हैं, उनको दूसरे राज्यों से अरेस्ट किया है, वो कहाँ है इस समय? उनको सजा मिल पाई है, नहीं मिल पाई, या जैसा अपना लंबी तारीख पे तारीख होती है उसी तरह वो भी छूट गए? केसों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस ने नाइजीरियन जो लोग हैं उनको भी अरेस्ट करा है। वो लोग बिना किसी वीजा के, थोड़े आपकी आवाज गूंज रही है, माइक थोड़ा पास में रखेंगे, आवाज गूंज रही है। जी 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 जी, अब आ रही है क्लियर आप? हाँ, मतलब मध्य प्रदेश पुलिस ने में सिर्फ हम कहें कि भारतीय नागरिक जो फ्रॉड कर रहे हैं, इवन नाइजीरियन नागरिक जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड कराया है और पैसा अकाउंटों में ट्रांसफर कराया है, ऐसे नाइजीरियन नागरिक भी इंदौर की जेलों में बंद है जी, और भी भोपाल में या अन्य शहरों में भी, उज्जैन में कई जेलों में बाहर के नागरिक भी बंद है जी। तो जहां तक बात आती है ट्रायल की, कि हम कहें कि कोर्ट में सजा हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल आ जाता है वहां पर विक्टिम का, सबूतों का और सरकारी तंत्र का। जी, जब हम बात करते हैं कि कोर्ट में सजा की, तो उसके लिए डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि विक्टिम जो है वो विधिवत कोर्ट के अंदर उपस्थित हो। कई बार हमने देखा है कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो तो उस टाइम तो बहुत ऐसा रहता है कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ और मैं जा रहा हूं, लेकिन जब कोर्ट उसे बयान के लिए बुलाती है जी, तो वो कोई ना कोई बहाना मार के कि आज बाहर हूं या कुछ ना कुछ ऐसे बहाने करके कोर्ट में ही नहीं पहुंचता। तो जब अगर विक्टिम ही कोर्ट में नहीं पहुंचेगा तो कोर्ट उसे सजा कैसे देगी? जी। तो ऐसे छूट जाते हैं लोग फ्रॉड करने के बाद। अगर कोई व्यक्ति विधिवत, अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेन हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है और उसकी इमीडिएट कंप्लेन हुई है, कंप्लेन होने के बाद प्रॉपर ट्रायल चला है, तो कई केसों में सजा हुई है और कई केसों में छूटे भी हैं आरोपी। इसमें सजा कितनी है अधिकतम? अधिकतम जैसे अगर हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण धारा आईटी एक्ट में है वो 66F है, जो कहती है कि अगर ऐसा कोई अपराध जो भारत की संप्रभुता या भारत के ऑफिशियल सिक्योरिटी को ब्रीच करता हो, तो वहां पर आजीवन कारावास तक के दंड के प्रावधान है जी। बाकी जो ऑनलाइन जो फ्रॉड हम कह रहे हैं, जो बैंक के थ्रू हो रहे हैं या जो बैंक अकाउंट्स में जो फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें 66C 66D आईटी एक्ट और 420 आईपीसी जो 318 बीएनएस हो गई है, उसमें 7 साल तक की सजा के प्रावधान है और आईटी एक्ट में 3 साल तक की सजा के प्रावधान। मतलब अगर किसी के 2 करोड़ की ठगी की है तो अधिकतम 7 साल, किसी ने 7,000 रुपए की ठगी है तो भी 7 साल। बिल्कुल, लेकिन इसमें सर ऐसा होता है कि जैसे जो 2 करोड़ की जिसने ठगी करी होगी, उसने कई हुआ होगा कि उसने फर्जी सिमों का भी उपयोग करा होगा, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सिम उपयोग करी होगी या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, जिस कारण से जैसे कि हम डिजिटल अरेस्ट में देखें तो ये लोग फर्जी पुलिस का अरेस्ट वारंट बना लेते हैं, जिसमें पुलिस का मोनो लगा हुआ होता है या हम कहें कि फर्जी अधिकारी की साइन हुई होती है। तो ऐसे दस्तावेज बनाना भी 467 468 की गंभीर धारा आईपीसी की उस पर लगती है, जिसमें आजीवन कारावास के प्रावधान है जी। तो ऐसा होता है कि जिसमें बड़ी मात्रा की हो सकता है कि 10,000 की ठगी में भी फर्जी दस्तावेज बनाए हो तो उसमें भी वो धारा लगती है। तो अपराध की श्रेणी देखी जाती है कि अपराध को करने के लिए किस किस चीजों का उपयोग किया है जी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ऐसे अपराधों में फर्जी बैंक खाते भी बनाए जाते हैं, फर्जी चोरी किए गए मोबाइल, चोरी किए हुए सिमों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में वो धाराएं जो है अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है और अपराध की गंभीरता जैसे ही बढ़ती है तो वहां पर सजा के प्रावधान भी बढ़ा दिए जाते हैं जी। अजय त्रिपाठी जी, आपसे एक्सपर्ट राय नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे कोई आपका सवाल है? शैलेश जी हैं अभी मेरे दिमाग में आ रहा था, अभी मैं कोई घटना पढ़ रहा था अखबार में, उसमें एक जगह था कि कोई शायद ओरिएंटल बैंक ऑफ ओरिएंटल संस्थान था, उन लोगों ने उसमें से ओ हटा करके उसके 0 लगा दिया और नई वेबसाइट बना ली, तो सेम टू सेम दिख रही थी वो जी। तो इससे कैसे बचा जाए? दूसरा, कई बार पासवर्ड है आपका सवाल शैलेश चौहान साहब, कोई भी एक्सपर्ट, शैलेश जी भी हैं, दोनों एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि भाई इससे एक तो बड़ा वो कि वो वेबसाइट जस की तस दिख रही है, क्योंकि बाद में उसमें जब पुलिस ने ट्रेस किया, सब कुछ साइबर एक्सपर्ट ने ट्रेस किया, तो बाद में पता पड़ी 4-5 दिन पहले की मैं पढ़ रहा था खबर, उसमें उन्होंने ओरिएंटल की जगह ओ हटा दिया था, ओ की जगह 0 लगा दिया, तो 0 दिखते वो पैसी की पैसी बन गई। दूसरा, कई बार पासवर्ड जो लूज होते हैं हमारे पास, जो तमाम होते हैं पासवर्ड रहते हैं, उसके बाद भी क्रैक हो जाता है। इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए कि पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो या मजबूत रहे तो लोग क्रैक ना कर सकें? इस पे दोनों जानना चाहेंगे हम लोग। चौहान साहब आप बताएंगे।
बिल्कुल आपने जो बोला ना, यही हमको सावधानी रखने की ज़रूरत है। देखिए आप अगर मैं यही कहना चाहूँगा, आप उससे करना क्या चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ फॉर्म डालना है, या आपके लिए उससे कितना महत्वपूर्ण है उस इंस्टीट्यूशन से समव्यवहार, उससे कारोबार क्या करना चाहते हैं। अगर आप बहुत बड़े अमाउंट की फ़ीस जमा करना चाहते हैं, मतलब 2000 रुपये फ़ीस है, फॉर्म की आपने जमा कर दी, कोई विषय नहीं, लेकिन 2 लाख जमा करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसका साइट पे लिंक क्लिक करने की जगह खाता नंबर मांगे जी, खाता नंबर मांगे। फिर अपन क्या करते हैं, जैसे बड़ा अमाउंट मैं आदमी करता हूँ, मैं भी कभी करता हूँ, तो 1 रुपये डाल के टेस्ट करते हैं जी, फिर पूछते हैं कि आपको पैसा पहुँचा है कि नहीं। तो इतनी सावधानी ही इसमें रखने की ज़रूरत है, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल वेरीफाई, सेकेंडरी वेरीफाई करना ही पड़ेगा। दूसरा, जहाँ तक पासवर्ड वाली बात है, पासवर्ड में एक्चुअली आपके जो भी ब्राउज़र होता है वो पासवर्ड सेव का ऑप्शन मांगता है जी, और हम लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड को जो है, पासवर्ड जो है वो अपना कि दोबारा ना खोलना पड़े जीमेल का, जो भी हम क्या करते हैं उसको ऑटो सेव में डाल देते जी। हैं। पासवर्ड सेव वो पूरे सेव कर लेता है पासवर्ड। जब भी कभी आपका डेटा ब्रीच होता है, ऐसे डेटा ब्रीच ऐसे नहीं होता, कई बार जैसे एंटीवायरस है वो भी डेटा ब्रीच करता है, वो तो पूरे सब स्कैन करता है फाइल से लेकर फोल्डर में। तो हमारा ये कहना है कि आप एक तो पासवर्ड, क्योंकि मुझे लगता है पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर आता है जी, वो करीब मुझे लगता है कि 20,000 पॉसिबल पासवर्ड पे अटैम्प्ट करता है कम से कम। तो लोगों के पासवर्ड बड़े लिमिटेड होते हैं, उनके पास ऑप्शन से आपने सोशल मीडिया पर जाते हैं, फिर वो आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, मकान का नंबर क्या है, बच्चों के नाम क्या हैं, तो बड़े ऐसे फला @123 आप सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखते हैं। आप देखो जो कैमरे के पासवर्ड थे admin @123 ऐसे ही रखते हैं ना जनरली जी, अब नाम क्या गया @123, तो वो मालूम पॉसिबल पासवर्ड। एक आप एक मैचिंग बनाएं और उसमें पासवर्ड का एक आपको मालूम है कि ताले की चाबी है, किसको दे के जाना है घर से बाहर। तो आप किस ट्रस्टेड, जैसे आप 7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अपने सारे घर के ताले की चाबी किसको देना चाहोगे? सबसे भरोसेमंद आदमी को। जी, या छुपा के कहाँ जाओगे कि वो आटे के डब्बे में दबा के उसमें जो भी ऐसा छुपा के जाओ। आपको पासवर्ड के बारे में उतनी ही सावधानी रखना है। पासवर्ड का एक पैटर्न होता है, पैटर्न आप तय कर लीजिए कि पैटर्न में मैंने पासवर्ड, और 3 महीने पासवर्ड चेंज करने होते हैं। जहाँ तक बैंक इंटरनेट वाली बात है, फाइनेंशियल, तो वो 3 महीने बाद पासवर्ड आपका मांगता है, क्योंकि वो पासवर्ड रिपीट नहीं करता, दोबारा रिपीट भी नहीं करता, नया भी मांगता है, 3 महीने में करना चाहिए। पर आपको पैटर्न रखना पड़ता है। आपको पैटर्न ऐसा रखोगे कि मामा का जो लड़के का नाम है ना, और मौसी की बेटी का नाम, हाँ बेटी का नंबर मोबाइल, समझे। आप कई बार उनको आगे कर लिया, पीछे, इतना दूर का कॉम्बिनेशन आपको सोचना पड़ेगा। या फिर गाड़ी का नंबर रखना तो किसी मित्र की गाड़ी का नंबर रखो। आप अगर बहुत छोटा कॉम्बिनेशन सोचोगे तो पासवर्ड सेफ नहीं रहेगा। मतलब आप चाबी चौकीदार को दे गए या पड़ोसी को दे गए, सबको मालूम है, तो वो आपको वहां पे उसको सेव करना पड़ेगा। उतना लेवल पे आपको सोचना ही पड़ेगा जी। अब भोपाल में भी कभी क्या इस तरह के आपके केस आए हैं, पकड़े हो कि भोपाल के ही व्यक्ति ने भोपाल के ही को ठगा हो, जालसाज हो, जिसको आपने पकड़ा हो? उदाहरण बता दें। बिल्कुल, अभी हमने कई केसेस में, अच्छा भोपाल, फायदा ये होता है कि भोपाल में ठगी हो तो वो पैसे रिटर्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जैसे रोहित जी ने बताया कि इस केस में जहाँ सबूत भी है, नाम भी है, व्यक्ति भी, पहचान भी है, परंतु वो पैसे वापस मिल गए, अब वो पुलिस फरियाद ही है, बाकी वो भाई लोग अपना नहीं करते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चल रहा है, मैं जो इंटरेस्टिंग साइबर फ्रॉड के बारे में बताऊंगा। त्रिपाठी जी, आपको एक मैसेज आएगा जी कि आपके बैंक खाते में इतना अमाउंट शेष, यानी इतने पैसे कट गए, इतना अमाउंट शेष। अब आप ये ध्यान नहीं दोगे कि लिखा होगा, वो जो बल्क एसएमएस आते हैं, एसएमएस हेडर में, उसमें एसबीआई टाइप ही होगा जी, एसबीआई टाइप होगा कि एसबीएल होगा, वो एसबीआई नहीं होगा, हाँ, एसबीएल इंडिया यानी बैंक, एसबीएल बैंक। आप वो फट से देखोगे, यार मेरे पैसे तो 1 लाख से ऊपर थे, लेकिन मेरे पैसा बचा 30,000 रुपये, पैसे कहाँ कट गए? उसने कहा कि नो योर बैलेंस, क्लिक लिंक, आपने लिंक एकदम घबराहट में क्लिक कर दी लिंक जी। तो मेरा ये मतलब है कि अगर आपका एकदम भी पैसा कटता है और मैसेज आता है तो आपको ध्यान रखने के बाद सोचना है, जल्दी कुछ नहीं करना उसमें। आपने जल्दी में बहुत फ्रॉड हुए कि आपने बैंक का बैलेंस बताया, पैसा कटना, डेबिट होना बताया, कटना बताया आपको, और आपने जहां तक बताया हिंदी इंग्लिश की, जो इंग्लिश नहीं जानता वो कम ही ठगाता है जी, क्योंकि वो सारे मैसेज इंग्लिश में ही आते हैं। और इंग्लिश की अगर स्पेलिंग भी देख लो
जी, तो वो भी समझ में जाएगी कि बैंक की नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो नहीं है। तो ऐसे मैसेज से आपको बचना है। बहुत चल रहा है जो नया इंटरेस्टिंग केसेस जो आप बोल रहे हो उसमें ये बहुत चल रहा है, जिसमें बैंक का बैलेंस भेजा जाता है बैंक के नाम से और आपसे लिंक क्लिक कराई जाती है। जी, तो ये बीच में तो वो चल रहा था, आजकल खैर एमपीबी की तरफ से लगातार मैसेज आ रहा है, बिजली कटने वाली, हाँ, अवरोध नहीं, वो कैसे निकल जाते थे पैसे? वो कुछ नहीं, वो लिंक क्लिक करते हैं, आप उसमें पैसा जमा करते हैं, बाकायदा पैसा जमा करते हैं। तो ये पैसे क्या फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं, या हाँ, यहीं ये किसी भी राज्य में जमा होते हैं? ये भी बड़ा एक्सप्रेशन है, इस पर अलग से वो हो सकता है। ये पैसे बाकी में कहीं जो ऐप हैं, चाइनीज ऐप हैं, उनके जरिए भी पैसा बाहर जा रहा है। हमारी एजेंसी उसमें काम कर रही है, रोकने का काम भी कर रही हैं, क्योंकि वो VPN पे काम करता है, जो फर्जी IP होते हैं उन पे काम करता है। कई बार नंबर आदमी खाता एक्टिव करा के, नंबर एक्टिव करा के उसको वियतनाम से ये खाते ऑपरेट हो रहे हैं, पैसा जा रहा है, ये भी हो रहा है। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, परंतु कई बार तो हम लोग उसमें ट्रैक भी कर पाते हैं, कई बार ट्रैक नहीं कर पाते, वो प्रक्रिया भी है। बाकी में ये पैसा बाहर भी जाता है, ये मेरा कहना है। सुमित चतुर्वेदी जी, जैसे दो मामले हैं। एक तो जैसे महादेव ऐप लगातार खूब प्रयास किया जा रहा है, IT एक्सपर्ट प्रयास कर रहे हैं बंद हो जाए, लेकिन बंद नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी इसी की धुरी पे टिकी हुई है, ये क्यों, किस तरह से? एक्चुअली ये सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं है। ये सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं, इनके सर्वर बाहर से है। जैसे हम रवि सर्कल की बात करें या हम और भी कोई ऐप की बात करें वो इंडिया में अगर है तो उनको आप बंद कर सकते हो, लेकिन जिनके सर्वर इंडिया में नहीं है जी, उनको आप उन एप्लीकेशंस को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको आप अवॉइड कर सकते हो। सरकार की तरफ से कुछ इनके पास पॉलिसी होती है जिस कारण से वो एप्लीकेशंस गूगल प्ले से हट जाएगी, लेकिन ये फिर ये चलेगी लिंक वाइज से जी, तो ये लिंक से चलेगी। फिर तो ये गूगल प्ले से हट जाएगी पर लिंक से चलेगी। जैसे PUBG गेम था, वो लिंक से हट गया था गूगल प्ले से, पर वो फिर इंडियन वर्जन में आके फिर वो बाद में उसमें तो ऐसे ये एप्स काम करती है। नहीं, काम करते हैं तो उसमें लिंक्स, जैसे अभी उसमें भी कह रहे हैं कि अभी भी सट्टा खेला जा रहा है जी, तो सट्टा खेला जा रहा, सट्टे में अगर आप हारे तो ठीक है, पैसा चला गया, फॉरेन का सर्वर है, लेकिन आया अगर तो आपके खाते में आया, तो उस खाते में आया तो बाहर के से अगर पैसा आ रहा है तब तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं ना। देखिए वो ऐसा है, ये आते हैं बिटकॉइन से, ये आते हैं डिजिटल करेंसी में। ये पैसा आप ऐसा सोचो कि पॉइंट्स और कॉइन्स में आते हैं। ये पैसा ऐसे नहीं चलता कि आपने यहाँ से UPI भेजा वहां से आ जाएगा। एक तरीके से, काफी तरीके से क्लाउड से काफी जगह से पैसा विड्रॉ होके भी उसकी डिजिटल करेंसी ली जाती है, तो वहाँ चेन खत्म की जाती है, खाते टू बैंक, अकाउंट टू अकाउंट भी नहीं जाते। बात सही है। तो ये ट्रैप, ये उसको बनाने का तरीका होता है, ये अदर कंट्री से लेते हैं इसलिए, जिससे क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है मध्य प्रदेश या हमारे इंडिया में, कि साइबर पुलिस को एक विंग बना देनी चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक ही विंग जी। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रैक करने की सुविधा है वो बहुत तेज हो जाएगी। बैंक्स और जो हमारी मोबाइल कंपनीज है, इंटरनेट कंपनीज है, इनको सबको इनका एक नोडल बनाना चाहिए कि ये सब एक साथ काम करें, तभी जाके हम इन साइबर फ्रॉडों को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। जी अजय जी क्या बोल रहे हैं? मैं इस सवाल कर रहा था, मेरे अभी एकदम दिमाग में आया कि कई बार कहते हैं ना कि इस पे व्हाट्सअप कॉल करो तो वो कहीं रिकॉर्ड पे नहीं आता, कई बार कहते हैं कि वो ब्लैकबेरी से कोई मैसेज करो कोई दिक्कत नहीं आती, या आईफोन वो ये सब कंफ्यूजन है कि वास्तविकता है। और इससे कई बार, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके चाहे ब्लैकबेरी हो या आईफोन, इसके सर्वर इंडिया के बाहर है, बस इतना ही होता है। तो मेरे ख्याल से फ्रॉड तो हो सकता है इससे भी ना। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो भ्रम है कि ये कॉल करने से ये नहीं होगा, वो कॉल करने से ये नहीं होगा, सारे लोग डेटा पे पल रहे हैं जी। आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा, कई लोग डेटा का फर्क है कि मिसयूज नहीं करते, मतलब उसका दुरुपयोग नहीं करते ब्लैकमेलिंग के लिए, पर डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। आप सोचिए कि छोटे छोटे कंट्री ऐसे मशीनें बनाती हैं, इसके MRI वगैरह, जहाँ पे पेशेंट ही नहीं है, तो पेशेंट का डेटा कहाँ से जाता है? वो जब MRI मशीन को हम अपग्रेड करते हैं तो वो डेटा पूरा उस कंट्री को पहुँच जाता है। यानी ये सब जो रिफॉर्म्स होते हैं, ये जो तकनीकों में सुधार होते हैं, मॉडर्नाइजेशन होता है, वो सिर्फ डेटा का खेल है। ये जो बात करें, आप देखिए, आप अभी सर्च करिए अपना गूगल पे 4 फ्लाइट सर्च करिए, एक अपना जूते सर्च करिए, एक बैग सर्च करिए, और 15 मिनट बाद आप फेसबुक पे पहुंच जाइए। वो पूरे तीनों वो फ्लाइट वाली सर्चिंग आपको फराने लगेगी, वो जूता वो बैग आपको सर्चिंग में दिखाने लगेगा। व्हाट्सअप तो वो तक रिकॉर्ड रखता है जो आपने टाइप किया है और डिलीट कर दिया, या मैसेज को डाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। वो वहाँ तक रिसर्च करता है, वो हमारी चॉइसों को पता करते हैं, हमारी बीमारियों को पता करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को पता करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं।
कंपनियां जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं उनको हमारी चॉइसेस, कार वाली कंपनियां, कपड़े वाली कंपनी, जूते वाली, खाने वाली, कोई भी, और वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं, तभी तो हम हमारे तभी हमारी चॉइस का प्रोडक्ट क्यों आता है, इसलिए कि वो रिसर्च में काम आता है। मतलब डेटा चोरी होता है आपका, और डेटा कहीं ना कहीं जाता है, वो एनालिसिस का काम आता है, और डेटा एनालिसिस के रिपोर्ट से बहुत पैसे मिलते हैं। वो आपसे नहीं लेते पैसा, इतना बड़ा इनक्रिप्शन का वो चला रहे हैं, सर्वर चला रहे हैं, और आपका डेटा देखिए कितने आजकल तो 200 MB तक का फाइल आ जाती है, कोई आपको क्यों फ्री दे रहा है जी। कुल मिला के जैसे तो मिला के जो फ्री क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनको फ्री के बदले कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो जो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि कोई मोबाइल आपका डेटा नहीं ले रहा है, डेटा नहीं चुरा रहा है, डेटा यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत है। कोई भी मोबाइल बनाया वो एप्पल क्यों ना, 26 कंपनियां एम्बेडेड होती, वो सब असेंबल करते हैं जी। वो कुछ नए अपडेशन लाते हैं। बाकी तो उसमें जो कैमरा है वो अलग कंपनी बनाती है, आइडियो फोन अलग कंपनी बनाती है, चिप अलग कंपनी बनाती है, मतलब केस अलग कंपनी बनाती है, कॉन्टैक्ट का अलग सॉफ्टवेयर होता है, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स का। अब स्कैनर आपने डाल लिया, वो क्या क्या स्कैन नहीं करेगा जी, वो तो पूरा स्कैन करेगा। तो कोई आपने सही कहा, मैं त्रिपाठी जी सहमत हूँ कि सारी कंपनी डेटा चुराती है, आप कहीं सुरक्षित नहीं है। मतलब ना आईफोन ना कोई भी। सब, और व्हाट्सएप कॉल जो आजकल लोग कर रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग होगा, वो रिकॉर्ड ही होता है, वो सब कोई ये ना कहे कोई बदमाश ये मान ले कि व्हाट्सएप कॉल करा तो पकड़ में नहीं आएगा। जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। हालांकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें 2 घंटे और करते तो भी हमारे दर्शक इसको जरूर सुनते। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका, जैन साहब आपका, IT गुरु चतुर्वेदी जी आपका, और अजय त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की देश प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम और जालसाजों का नया हथियार बने डिजिटल अरेस्ट की। आज डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही घटनाओं में लगातार इजाफा रहा। केवल जागरूकता और सतर्कता से ही इस तरह की घटनाओं से निपटा जा सकता है। ऐसे ठगों के नए नए तरीकों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना होगा, ऐसा हमारा विशेषज्ञों का कहना है। याद रखें, ठगी की हर योजना तभी सफल होती है जब हम उसमें फंसते हैं। इसलिए हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों से बचें और डिजिटल सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। साइबर अपराधों से लड़ाई में आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।